नमस्कार दोस्तों। पूर्व डीजीपी श्री मैथिली शरण गुप्ता साहब विभिन्न मुद्दों पर मुखरता से अपने विचार व्यक्त करते हैं और पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। इनसे मेरी शुरुआती दौर में जो बातचीत हुई उस पर श्री गुप्ता ने 10 प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का शुरुआती दौर में निर्णय लिया, जिनमें से आजादी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि नहीं, सही मायने में इस पे जो है चर्चा हो चुकी। शासन से सकारात्मक संवाद कैसे स्थापित किया जाए, इस पे बातचीत हो चुकी। आज का विषय है अपराधी व्यक्ति कानून बनाने लगेगा तो देश का क्या होगा। क्या राजनीति में ऐसे लोगों का आना शुभ है कि जो खुद अपराधी है और वो बैठ के विधानसभाओं और संसद भवन में कानून बनाए। इस मुद्दे पर वृहद चर्चा के लिए आइए मिलते हैं पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त साहब से। नमस्कार भाई साहब। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर, ये आप बताइए कि हमारे देश में जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र स्थापित होता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल हो गए, बावजूद इसके अभी भी हमारी राजनीति स्वच्छ नहीं हुई है और इसमें अपराधी तत्व जो है शामिल हो गए हैं, जो पूरे लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि जब बौने चरित्र के लोग जो है शीर्षस्थ जगहों पर बैठते हैं और वो इस लालसा से बैठते हैं कि वो जीवन पर्यंत उन पदों पर बैठे रहें, तो उन्हें तमाम तरीके के हथकंडे अपनाना होते हैं। जी। तो उन हथकंडों में पहले क्या करते थे ये लोग, क्योंकि अंदर से सामर्थ्य थी नहीं, तो वो उसमें जातीयता लाएंगे, उसमें धर्म डालेंगे, इनके प्रकरण पोलराइजेशन करके वो जीतने की जो है ना जुगत करते थे, राइट जी। और साथ में क्या करते थे, क्रिमिनल्स का सहारा लेके, बूथ रिगिंग से लेके, वोटर्स को डराने से लेके, और जो उनके फेवर के वोटर नहीं होते थे उन्हें वो पोलिंग बूथ पर भी नहीं पहुंचने देते थे। जी। और इस काम के लिए उन्हें क्रिमिनल्स का सहारा लेना पड़ता था, राइट जी। तो क्योंकि वो उनका खुद का चरित्र छोटा था और उनका चरित्र दोगला भी था, और उनके चरित्र में इनके प्रकार शासन में आ जाना, इनके प्रकार जो है जनता के प्रतिनिधि बन जाना, इनके प्रकार कानून का निर्माता बन जाना, ये जो है उनकी पूरी सोची समझी रणनीति होती थी, राइट। जब अपराधियों को लगा कि ये हमारे कारण जीत रहे हैं, तो उनको लगा कि हम खुद ही क्यों ना लड़ लें। जी। और जब इसकी शुरुआत हुई तो उन्होंने पाया कि वो अपराधी जो कि जेल में हैं, शिक्षकों के पीछे हैं, वो भी लंबी चौड़ी मेजॉरिटी के साथ जीते। जी। राइट। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ये देखा कि ये अपराधी तो बहुत अच्छे हैं, इन अपराधियों से आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि अपने साथ ये बाहुबल भी लाते हैं, अपने साथ ये धनवंत भी लाते हैं, अपने साथ वो पूरी सामर्थ्य और जुगत लाते हैं, जिससे पब्लिक को मूर्ख बनाया जा सकता है, पब्लिक को डराया जा सकता है, पब्लिक को धमकाया जा सकता है। और चूंकि इन लोगों ने अकूत धन कमा लिया है, तो वो जो है अपने आप को जो है ना धर्माचारी और मालूम नहीं क्या क्या जो है ना वैन वैलेंट और अपने आप को सब कुछ साबित करके, मतलब वो दोनों तरीके की इमेज बनाते हैं, राइट। मतलब जो अपराधी तो है ही, धन भी कमा लिया, उस धन का कुछ यूज भी करके वो जो है अपने आप को आसानी से जिताते हैं। इसमें एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि अपराधी तत्व के जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी जीतने की संभावना अच्छे चरित्र वालों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो उसके जीतने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। अब ये छोटे चरित्र के लोग जो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, जिनके
पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई राष्ट्रीय सोच है। इनकी स्थिति एक भिखारी जैसी है। सर, अभी छोटे चरित्र के लोग, कितने लोग राजनीति में सक्रिय हैं और कौन कौन से दल हैं जो छोटे चरित्र के हैं? देखिए, किसी के ऊपर आक्षेप करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरा कहना केवल ये है कि एक हमने परिदृश्य पेश किया है। सब लोग अपने अपने लेवल पे आकलन करें। सब लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव होंगे, वो आसानी से मुझसे बेहतर अनुमान लगा पाएंगे और यह वो बताएं कि उनके दृष्टि में जो इस परिभाषा में कौन कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको लगेगा अधिकांश पार्टी जो है वो इसके लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? बहुत सही बात आपने कही है। इसको सुधारने का तो एक ही तरीका है कि अपने आप को इतना सबल बनाइए कि आप जो है अपने आप को जनता की आवाज कह सकें। कैसे? करेक्ट। तो जो आपने कहा था कि सरकार से संवाद करने के पहले, और एक सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया था कि क्या हम ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही जो है ना छोटे वीडियो बना के भेजते रहेंगे। इस प्रक्रिया में तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका सुझाव है उसी को मैं दोबारा बल देना चाहूंगा कि 20-25 अच्छे लोगों को इकट्ठा किया जाए जी। और जो कि हर क्षेत्र को, हर धर्म को, हर चीज को रिप्रेजेंट करते हो और वो अंदर से कठोर नेशनलिस्ट हो। जी। वो जो है अवसरवादी ना हो, जी। वो अपने हित की लाभ की बात ना सोचते हो, वो मूर्ख बनाने के जो ना सोच वाले ना हो। इनके साथ यदि जो आपकी बस डिप्लोमेसी है कि हम बस से निकलें और उस बस में जो है सभी लोगों से वार्तालाप करें, पत्रकार भी रहे, साथ में वकील भी रहे, जिन चीजों का समाधान कर सकते हैं तो समाधान उनको जो है ना आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पे उनके कोर्ट में केस ले जाना है उनमें कोर्ट में केस ले जाए जाए, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है। उन्हें वो सोच और दी जाए। और एक्चुअली में हमारे अधिकांश लोग जो है उनके अपने एक्सपीरियंस बहुत खराब है और उन्हें सहता किसी अच्छी चीज पर विश्वास करने का दिल नहीं करता है। देखिए, यदि आप उसमें याद करें जब अन्ना जी ने लोकपाल बिल को उठाया था मुद्दा और ये केजरीवाल और ये सब लोग आगे आए थे, लोगों को वहाँ एक आशा की किरण दिखी थी और लोग जो है उस समय यदि ये सब कुछ ठीक चलता तो केजरीवाल शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता। लेकिन उसमें तो दुष्टता भरी हुई थी। बताइए आप, मुझे वो वही हथकंडे अपना रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो जो है बिना संभाव रखे हुए किसी के घर जाके 1 करोड़ की दे रहा है। वो संभाव उसके दिमाग में मिसिंग है, करीबी बांट रहा है। तो इस दुष्टापूर्ण सोच और ऐसे दुष्टापूर्ण एक्सपीरियंस से जनता को हर कदम पे मिले हैं। तो जनता के साथ प्रॉब्लम है कि उन्हें सहसा किसी के पर विश्वास करने का दिल ही नहीं करता है। उनका जो है कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो वो जो है छाछ को भी फूक फूक के पीने के लिए भी तैयार नहीं। उनको लगता है छाछ में साला गड़बड़ ना हो, चले इसको पियो ही मत, राइट। तो इसके कारण हमारी चुनौती बड़ी हो गई है। लेकिन मैं सिराज भाई इस बात को सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि आपका जो सुझाव है वो बहुत बलवती सुझाव है कि जब हम निकलेंगे, अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, अपन उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, उसमें उस शक्ति का संचार करेंगे कि उन्हें विश्वास होगा कि परिवर्तन संभव है, तो हम उनको जो है ना क्राइम फ्री भारत से जोड़ पाएंगे। और जब जैसा कि अपन ने तय किया है कि 1 करोड़ तक अपन पहुंच जाएंगे तो हम थाली और दीपक की डिप्लोमेसी करेंगे। हम जो है छोटी छोटी मुद्दों की मांगे, जिसमें कि जो कि जनहित की होंगी, चाहे वो संविधान से जुड़ी हो, चाहे वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से जुड़ी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने से जुड़ी हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव से जुड़ी हो, चाहे वो जो है एक्सीडेंट फ्री भारत से जुड़ी हो, चाहे वो समृद्ध भारत से जुड़ी हो, चाहे वो किसान की 5 गुनी आमदनी करने से जुड़ी हो और पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करने से जुड़ी हो। उन सब चीजों में हम जागृति ला पाएंगे और बहुत सारी चीजों को अपनी सामर्थ्य पे कर पाएंगे, लोगों के से जुड़ के उनकी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए। और जो काम
आज के इन काले अंग्रेजों का है। उनको हम जहां पे उनकी सोच ठीक है वहां पे हम उनकी स्तुति करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनके पक्ष में दीपक जलाएंगे, उनके पक्ष में थाली बजाएंगे, उनके पक्ष में वीडियो जारी करेंगे। जहां लगेगा कि उनकी सोच कुत्सित है, जहां लगेगा कि वो किसी स्वार्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां ये लगेगा वो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उन्हें उसी थाली और दीपक और वीडियो डिप्लोमेसी का यूज करते हुए उन्हें विवश करेंगे। और यदि वो अपने आप में इतने अहंकारी हो जाएंगे, यदि उन्हें देश का हित और वो सर्वोपरि नहीं लगेगा, तो फिर हमें विवश होकर उन्हें बदलने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हमें ऐसे मनस्वी, ऐसे तपस्वी जिन्होंने समाज सेवा से लेके विभिन्न फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनको इस प्रक्रिया के दौरान हम पहचानते रहेंगे। और जब यदि हम ऐसे तो जो है इसमें जाएंगे नहीं, राइट, लेकिन यदि हमें विवश कर दिया जाएगा तो हम इन्हें बदलने में भी अग्रिम भूमिका निभाएंगे और एक अच्छे भारत को स्थापित करेंगे। अच्छा ये बताइए, अन्ना हजारे को आप जो है किस रूप में देखते हैं? देखो, ये वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुछ दुष्ट लोग उनको घेर के उन्हें अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरल और सीधा आदमी हर किसी को फेस वैल्यू पे ले लेता है, तो इसलिए वो जो है ना, लोग बाग उनको अपने अपने तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अपने सीमित दायरे में, अपने गांव में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉडल जो है पैदा किए हैं, जिसका जो है लाभ वहां के पब्लिक को मिल रहा है। वो लाभ दूसरी जगह भी जाना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि हमें एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम जो उन्होंने बात कही है, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग करके जो है चारों तरफ ट्रंचेस खोद के और पानी को 8 और 10 फीट पर लाने की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात हो जिसमें मेडिसिन के प्लांट्स भी होंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी होंगे, जिसमें कि एरोमेटिक प्लांट्स भी होंगे, और अबोहल उसमें फॉडर के प्लांट्स होंगे और बहुत न्यूट्रिशियस होंगे, जिससे हमें अपनी गायों को खिलाने के लिए। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे इतने अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे राक्षस, निकम्मे, नकारा और नाकाम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में सवाल तो ले लीजिए सर। तो सवाल तो आप जवाब तो आप जब, या तो फिर हम सब आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह के मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है, तुरंत है, मतलब उसी पे हम जवाब देंगे, हम इधर उधर घूमेंगे भी नहीं। आप पूछिए, या तो आप पूछ लीजिए या मैं पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि अन्ना हजारे जो है संत थे, शरीफ थे, अच्छे आदमी थे, उन्होंने जो है अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया, मैं सब बातों से एग्री करता हूँ। वो इतने भोले और इतने मूर्ख हैं कि उनको जो है अरविंद केजरीवाल जैसी मंडली ने यूज कर लिया, और यूज करके जो उनके कंधे पे चल के मुख्यमंत्री बन गया, और उनके जो आदर्श थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो लोकपाल था, उन चीजों को जो है नहीं किया। उसके बाद भी अन्ना हजारे ने एक बार भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो ये कैसी नैतिकता है? नहीं, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कई अवसरों पे ये कहा है कि केजरीवाल ने उन्हें चीट किया है। अच्छा, केजरीवाल का वो समर्थन नहीं करते हैं। देने से जो है उनका केजरीवाल की वो वर्तना करते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है केजरीवाल के खिलाफ अन्ना हजारे को। सुनिए तो, अब आप जब आंदोलन कर रहे हैं तो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर आप आंदोलन कैसे करेंगे? मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। केजरीवाल जो है उनके आभा मंडल से, उनके सपोर्ट से, उनके व्यक्तित्व के ऊपर चढ़ के मुख्यमंत्री बन गया, तो उन्होंने उसके खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट दे देने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। उसके खिलाफ दिल्ली में आके धरना क्यों नहीं दिया कि तूने जो चीजें तय की थी, जिस मकसद से राजनीति में आया था, वो क्यों नहीं कर रहा है? और फ्री करके देश के नागरिकों को नपुंसक, नकारा, निकम्मा, ठीक, आक्रमण बना रहा है।
उसके खिलाफ उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अगर वो इतने संजीदा थे तो अन्ना हजारे भी तो गांधी के ही रास्ते पे चल रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया और आधे हिंदू मतलब मुसलमान तो यहाँ रह गए और हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं। तो ये तो अन्याय है। अन्ना हजारे तो इस तरह से तो दोगले साबित होते हैं। जिस तरह से गांधी जी ने कई निर्णय गलत लिए तो आप एक तरफा उनका महिमा मंडन कैसे कर सकते हो? मेरा सवाल ये है। मैं आपकी बात से 200% सहमत है कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी से भी गलती हुई है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि देखिए, एक व्यक्ति के आसपास एक सलाहकार मंडली या चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो जाती है। ऐसी चंडाल चौकड़ी, कई चंडाल चौकड़ी से जो है अन्ना हजारे जी भी घिरे हुए हैं। तो इसका और मतलब उनकी यह है कि चंडाल कल चौकड़ी को उनको जो आपके सलाह साथ देती है, वो इसका सरल मतलब हृदय के व्यक्ति है तो उसे सुन तो लीजिए, इसका मतलब है कल को आप जिस मिशन में लगे हैं आपके इर्द गिर्द जो है चंडाल चौकड़ी इकट्ठा हो जाए और आप अपने मिशन में नाकाम साबित हों तो क्या आप ये कह के बचने का प्रयास करेंगे कि चंडाल चौकड़ी ने जो है मैथिली शरण गुप्ता को गुमराह कर दिया? जवाब दीजिए। एक चीज आपको मानना पड़ेगी। नहीं, आप जवाब दीजिए सर। मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। बैकग्राउंड में जाने से तो फिर हम देखिए, आपको मैं बता दूं सर, मेरी बात आप सुनिए। मैं आपसे 24-48 घंटे कंटिन्यू बिना पानी पिए बात कर सकता हूँ, ये आप एकदम माइंड में बिठा लीजिए। मैं थकता नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में सवाल कम होते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे दीजिए तो मैं दूसरा सवाल 100% वही जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है जी। हर व्यक्ति जो है कुछ अनुभवों से और कुछ जो है उसका अध्ययन है, उसका जमीनी एक्सपीरियंस है। हमारा और अन्य हजारे की जो यात्रा है वो भिन्न भिन्न है जी। मैं इन दुष्टों को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो बारीकियां कहता हूं जो अन्ना हजारे के जी के दिमाग में नहीं आएंगी। मैं अधिकांश जगह समस्या के समाधान की मांग नहीं करता हूं, मैं समाधान लेके आता हूं। 90% केस में हम ये कह रहे हैं कि इस देश को हम समृद्धशाली भी बनाएंगे, निरोगी भी बनाएंगे। इसकी इकोनॉमी को हम 3 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन डॉलर जैसे मुझे एक लाइन में कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मुझे एक लाइन में कंप्लीट करने दीजिए तब, जिससे कि वो आपको उसका आंसर मिल सके जो आप पूछ रहे हैं जी। तो 3 ट्रिलियन से हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने की बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी सामर्थ्य में। तो हमारा फोकस बड़ा क्लियर है कि जहां पर हमें ये सब काम आज की चुनी हुई सरकार से कराना चाहिए, क्योंकि आज की चुनी हुई सरकार को हमने चुना है, वो हमारे वोट के सामर्थ्य से आई है। तो वो जनतांत्रिक चीजों को, जो जनता की आवाज है, उसे समझना पड़ेगा। उसे डेमोक्रेसी से पार्टी तंत्र वाला जो रवैया है वो हटाना पड़ेगा। अब वो जनता की आवाज तो उन तक पहुंचाने के लिए कोई है नहीं। आपके रिप्रेजेंटेटिव के तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मैं सवाल पूछूं, हो गया ये तो आंसर। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्या किसी चंडाल चौकड़ी से, चाटुकारों से, चमचों से, चापलूसों से, नकारा एमपी और मंत्रियों से गिरे हैं? 200%। तो इसका मतलब देखिए जो चंडाल चौकड़ी है, देखिए चंडाल चौकड़ी जो है कि एक बारे में उसको एक्सप्लेन करने की छोटी सा एक चुटकुला बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक बार जो है अकबर को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आई, उन्होंने तारीफ की। तो बीरबल ने जो है उस भिंडी के 25 गुण जो है गिना दिए। तो राजा ने निर्णय लिया कि अब रोज भिंडी बनेगी। तो रोज भिंडी बनने लगी। तो एक दिन राजा का दिमाग खराब हो गया कि रोज भिंडी। उन्होंने उठा के थाली उठा के फेंक दिया। तो जैसे उन्होंने थाली फेंकी तो जो है ना बीरबल ने उसकी 50 बुराइयां बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे कल तक तो तू बड़ी तारीफ कर रहा था, आज उसकी बुराई करने लगा। तो बोले, हुजूर मैं राजा की नौकरी कर रहा हूं, भिंडी की थोड़ी। तो जो ये चंडाल चौकड़ी है, ये सब राजा की नौकरी कर रहे हैं। उसको वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है। वो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। तो जो निंदक की भूमिका है, जो क्रिटिक की भूमिका है, अनफॉर्चुनेटली चंडाल चौकड़ी अपने लाभ के लिए उन्हें नहीं दिखा पाती है, बल्कि कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए यह चंडाल चौकड़ी बाधा भी बनती है।
उन्हें डराने का काम भी करती है। एक बात का और जवाब दे दीजिए सर, एक बात कहो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्षम हैं, चंडाल चौकड़ियों से घिरे हैं, राष्ट्र हित देश हित में खुल के निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वो चंडाल चौकड़ी को बाहर कर पा रहे हैं? उनके ऊपर क्या दबाव है? उनके ऊपर किस तरह की समस्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कुछ निर्णयों को आपको बताता हूं जिससे लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? क्या गड़बड़ है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। पहली बात मैं ये कहता हूं कि जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया तो हमने उस समय एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने 18 बिंदु एक पत्र लिखा था इनको कि ये डीमोनेटाइजेशन की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें। राइट? आप ये बताइए, जब आपने जनधन योजना के तहत सभी के बैंक में अकाउंट खोल दिए थे तो जो थोड़े बहुत रह गए थे वो लोगों के घर घर भेज के वो खुलवा देते, बहुत कम एनर्जी लगती। राइट? सभी लोग जो है उसमें पैसा एक मुश्त में जमा करते, और यदि एक मुश्त में जमा नहीं कर पाए तो जो दूसरी मुश्त जमा करते तो उसके साथ उन्हें एक एक्सप्लेनेटरी एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए कि वो पहले मुश्त में क्यों जमा नहीं कर पाए। राइट? लेकिन जमा करने में कोई बंधन नहीं होगा। अब जो है हमें अकाउंट में जमा हुआ पैसा टोटल अकाउंट जो मालूम पड़ जाता उसको हम बैकग्राउंड में देखते, सिलेक्टिवली अपनी एनर्जी लगा के हम उन लोगों की जिम्मेवारी भी निर्वाहित कर सकते थे जिनके पास अनअकाउंटेड ब्लैक पैसा आया है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा कुछ तो किया नहीं गया, जबरदस्ती लाइन लगा के पैसा का एक्सचेंज कराया गया। हम जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनको दे देते तो लोगों को जो है ना पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट जी? तो एक निर्णय तो ये समझ लीजिए कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज को, जो कि इतनी कठिन चीज थी जिसने की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया है, क्या उनकी चंडाल चौकड़ी और सोच समझ के ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती थी क्या? नंबर 1। नंबर 2, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने सुझाव पत्र भेजे होंगे, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसके डिलीवरेशन करके जो मिड कोर्स करेक्शन है वो कर सकती थी कि नहीं जी? जो कि नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि 1,78,000 करोड़ रुपए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से इंडस्ट्रियल्स के जो है माफ किए गए जी, और उन्हीं लोगों से फिर जो है एनोनिमस बॉन्ड के नाम से पार्टी फंड में जो है पैसा ले लिया गया। तो ये करना कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करता है, कहीं ना कहीं चंडाल चौकड़ी की जो है ना सोच को दर्शाता है। तो इसमें बदनामी तो मोदी जी की होती है ना? तो होगी ना। तो अब जो है यदि आप जो है ना नहीं समझेंगे तो होगी। जो निर्णय लेने वाला है यदि वो ठीक निर्णय नहीं लेगा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी। अब आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर डिसास्टर फंड में इतना पब्लिक का पैसा आया है, उसको ओपेक क्यों रखा गया है? हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको टोटल डिस्क्रिप्शन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनहित में आप जैसा चाहें उसे यूज करें, लेकिन उसे ओपेक तो ना रखें, उसे पारदर्शी तो रखें। तो ऐसी सैकड़ों, अब आप जो है ना, हम तो कोरोना में लेमन जूस की बात कर रहा हूँ, मैंने लेमन जूस के बारे में उनको 4 पत्र लिखे, उनकी पीआईबी से बात की, हमने डॉक्टर पांड्या जो कि आईसीएमआर के जो है ना कोरोना चीफ है उनसे बात की और उनको बताया कि क्लिनिकली भी ये सत्य पाया जा रहा है और साइंटिफिकली भी सत्य पाया जा रहा है, और कैसे सत्य पाया जा रहा है इसके बावजूद भी, और जब हमने उनको सीधे ऐप के माध्यम से भी दिया, 4 पत्र लिखे, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों में जहां पर कि आपकी समस्या का समाधान और भावी सभी समस्याओं का समाधान निहित हो, क्योंकि नींबू का रस जो है वो आरएनए स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है। इसका मतलब है माइक्रोकॉन और सभी कॉन को छोड़ दीजिए, सभी डेल्टाज को छोड़ दीजिए, कोई भी वायरस जो है वो आरएनए, आउटर मेम्ब्रेन और स्पाइक से मिलकर बनता है। जब नींबू का रस आरएनए स्ट्रक्चर को ही तोड़ दे रहा है, तो 1200 रुपए की वैक्सीन क्यों? कहीं ना कहीं चंडाल चौकड़ी घेरे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है ना लॉबीज घेरे हुए हैं, तभी तो जो है ना ये आरोप लग जाता है कि हम दो और हमारे दो। अच्छा ये बताइए, तो प्रधानमंत्री इससे कैसे निकलेंगे? राष्ट्रभक्त होने के नाते आप तो यही निकलेंगे, उनको निकालने का तरीका यही है कि जनता की आवाज हम लोग बने और हम उनको वो दिखाने की कोशिश करें।
अभी आप उनके पास पिटीशन भेजेंगे तो उन तक पहुंचेगी नहीं, जैसे भी हमने इतनी सारी भेजी, मालूम नहीं उनके पास तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये पिटीशन ऐसे ही रास्ते में पड़ी रहेंगी, लोग बाग अपने चंडाल चौकड़ी अपने दृष्टि के हिसाब से जो चीज ठीक होगी उसे अपने तरीके से परोसेगी। तो इसका मतलब देश प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, चंडाल चौकड़ी चला रही है। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने विवेक से जो उचित करते हैं वो निर्णय लें। क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस पे कमेंट करके जो है ना कोई गुस्ताखी मोदी जी के सामने नहीं करूंगा। गुस्ताखी? लेकिन मोदी आप जी जो है भगवान हालातों से निर्णय खुद लेना। नहीं, मोदी जी भगवान तो नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमें उनको जो है शक्ति बढ़ाने में मदद करना चाहिए। नहीं, तो इससे पहले के प्रधानमंत्री किसी और के द्वारा चुने हुए थे। नहीं, तो उनको भी शक्ति प्रदान करना चाहिए थी। अब ये बताइए कि उन्होंने जो है बहुत उत्सुक मानसिकता के साथ एक्ट लाए, हमारे लोगों ने तो जो है ना उनको नहीं बताया। वो जो है ना एक्ट जो है ना तो कैबिनेट में डिस्कस हुए, जरूरत ही नहीं मानी गई उनको। कौन से एक्ट? वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट 2013 का। तो अब मोदी जी को उसको हटा देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चंडाल चौकड़ी कहेगी तभी हटाएंगे ना वो। नहीं, मोदी जी को तो इतनी समझ होना चाहिए कि जो कांग्रेस ने गलत काम किए वो हम सही कर देना। मेरा यही कहना है कि क्राइम फ्री भारत, चाहे संवैधानिक गलतियां हो, चाहे कानून की गलतियां हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी लाने की वो हो, क्योंकि ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी फ्रेम जिसे सरदार पटेल जी ने आयरन फ्रेम कहा था, ये आयरन नहीं, ये स्वार्थी फ्रेम पैदा हो गया है। इसमें आदमी अपने स्वार्थ से आगे सोचते ही नहीं है, अपनी पोस्टिंग से ज्यादा सोचते ही नहीं है, अपने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उसे क्या मिलेगा इससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। तो ये आयरन फ्रेम हुआ या स्वार्थी फ्रेम हुआ? जी। अच्छा, चलिए हम अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। अब वो देखिए, इस चीज की जिम्मेदारी भी आप ही पे है कि आप आंसर देते हैं, तो उस तरह से दूसरी बात हो जाती है। अब ये बताइए, अपराधियों से मुक्त राजनीति कैसे होगी, उस पे आइए। देखिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम उनके व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दें, राइट? जो लाभ अपराधियों के रहने के कारण नेताओं को मिल रहा है, यदि वो लाभ से वंचित हो जाएंगे तो वो नहीं करेंगे। कैसे होंगे? तो वो दो तरीके हैं उसके। एक तरीका तो ये है कि हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत को लाएं, राइट? अगले उसमें हम उसको विस्तार में बताएंगे, मेरे ख्याल से इसमें समेटेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और दूसरा है कि नियम कानून बनाकर हम इन्हें एलिजिबल करें। और जितनी भी नेगेटिव चीजें इस देश में हो रही हैं, आप ये बताइए, इस देश में आइलैंड बन गए हैं, इस देश में जो है ना ऐसे ऐसे जो ना एरियाज बन गए हैं जहां पुलिस प्रवेश करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, जहां पे कि पुलिस को बूचर कर दिया जाता है, जहां पर कि धड़ल्ले से एंटी नेशनलिस्ट कार्रवाइयां चलती हैं, जहां पर कि उन सब जो है ना सेंटर्स को हम ऐसा अवैध किला क्यों बनने दे रहे हैं? तो इन सब चीजों को जब अपन करेंगे, जब अपन एक्सपेंडिचर फ्री भारत लाएंगे, जब हम अपराधियों को खड़े होने का जो है ना नियम ही बना देंगे कि अपराधी खड़े नहीं हो सकते हैं, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सशक्त होने की जरूरत है, तो कानून का निर्माता बनने के लिए सशक्त होने में क्या प्रॉब्लम है? एक एक्ट बनाना है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वो प्रावधान कर दिए जाए। उसमें हम ये भी प्रावधान कर सकते हैं, हम दूसरे वो प्रावधान भी करें जो ना एंटरटेनमेंट के लिए या आपने उसके लिए खड़े हो जा रहे हैं, या लोगों को डमी कैंडिडेट खड़ा कराया जा रहा है, तो जिनकी जमानत जब्त हो उन्हें 10 साल के लिए तपस्या करने का वो होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी एक भी कैंडिडेट नहीं जिता पा रही हैं, उन्हें जो है 10 साल या 15 साल की तपस्या होना चाहिए। जो व्यक्ति नोटा को एक पूरा कैंडिडेट माना जाए और जो नोटा से हारेगा उसे 15 साल के लिए तपस्या करने दिया जाए, तो अकेला अपराधी नहीं, हमें चारों तरफ से चीजों को जो है ना घेरना पड़ेगा, तभी जो है जो अनुकूल परिवर्तन है वो आ पाएगा। तो इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका होगी? चुनाव आयोग की भूमिका, देखिए, चुनाव आयोग में भी वही जाते हैं जिन्हें पॉलिटिकली कन्वीनियंट मान के रखा जाता है। तो हमें चुनाव आयोग को भी की जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी का प्रावधान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वहां बैठकर अपने लाभ के कारण या जो उसने पहले लाभ किया है उसके लिए वो गलत निर्णय लेता है, तो उसी चुनाव आयोग को अकाउंटेबल भी बनाया जाए। वो किसी को लाभ देने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
चुनाव आयोग की अपनी जो छवि है, अपनी जो कार्रवाई है, वो जो है किसी भी लांछन के परे होना चाहिए, किसी स्वार्थ के परे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा अकाउंटेबल, और ज्यादा पारदर्शी, और ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है। इस वक्त उसे कड़े निर्णय लेने में डर नहीं लगना चाहिए। सर, वर्तमान चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या वो अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है? आप इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, हम पूरे स्टील फ्रेम को कह रहे हैं कि वो जो है ना स्वार्थी फ्रेम हो गया है, और उसी फ्रेम से जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकल के आते हैं, तो वो स्वार्थी फ्रेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस बात से कुछ सहमत मुझे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? मैं सब बात से सहमत हूँ। जहाँ सहमत नहीं हो तो मैं टोक देता हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, आप आखिरी रिमार्क दीजिए जनता के लिए कि अपराधियों से मुक्त राजनीति कैसे हो। आखिरी रिमार्क। अपराधियों से मुक्त राजनीति ये पार्टी तंत्र वाले कभी नहीं लाएंगे, जो भिखारियों जैसे फड़ बांध के बैठे हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोगों को, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो है ना हित के लिए, अपने पदों के लिए जो दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, तो ऐसी पार्टी जो इन के प्रकारेण सत्ता में आना चाहती हो, और जो जिसमें कि सभी पार्टियां क्वालिफाई कर रही हैं, इन पार्टियों से ऐसे कानून बनाने की जो है अपेक्षा करना नामुमकिन होगा, जब तक कि हम उन्हें घेरने में सफल नहीं होंगे, जबकि हम उन्हें विवश करने की स्थिति में नहीं होंगे। और इस देश में विवश करने की स्थिति हम किसानों जैसी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसानों जैसा सामर्थ्य हम में नहीं है। तो दूसरा तरीका, थाली और बजाइए, दीपक जलाइए, ड्रम करिए, बॉयकॉट करिए, काले वो पेंट पहनिए, काले अंग्रेज वापस जाओ करिए, और उन्हें हर दिन जो है ना ये विवश करिए कि वो ये निर्णय लें। यदि वो निर्णय ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हर धर्मता के साथ उन्हें हारने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाए, ऐसे 545 तपस्वियों को इकट्ठा किया जाए और उनको हरा दिया जाए, क्योंकि दूसरे दुष्ट जो है ना उनसे काम नहीं है। तो इनको हटा के दूसरे के लाने से काम नहीं चलेगा। हमें तपस्वी और मनुष्य जिनकी कमी नहीं है उनको लाना पड़ेगा। और एक बार यदि आप जो है ना, क्योंकि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर कोई जो है ना कष्ट में है, तो हर के उसमें पीड़ा है। केवल लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जैसे लोगों ने और बाकी लोगों ने जो विश्वासघात किया है, उससे वो हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं। लिहाजा वो दूध को भी जो है दूध के से जले लोग जो है ना छाछ को भी फूक फूक के पी रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि क्राइम फ्री भारत का जन समर्थन किया जाए, इसकी संख्या जितने जल्दी हो सके करोड़ों में पहुंचाई जाए। फिर थाली और दीपक और वीडियो, काले बैग, काले वो स्लोगन, इनके जो है ना किसी प्रोग्राम में ना जाना, चाहे वो जो है टैक्स पेयर के पैसे से जो है ना आपको गाड़ी भेजे, आपको टैक्स पेयर के पैसे से जो है ना ब्रेकफास्ट कराएं, लंच कराएं, डिनर कराएं, चाहे उल्टे आपको 500 रुपए पर डे भी दें, तब भी इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इनको अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। इनके जो है ना उसकी सेवा दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। और इन्हें जो है जब भी आप, चूंकि जब आप करोड़ों में होंगे तो हर गली हर कोने में आप होंगे, तो जब भी ये आपके क्षेत्र में जाएं वहीं से आप जो है ना झंडा दिखाइए और कहिए काले अंग्रेज वापस जाओ, तो ये उस स्थिति में बेबस होंगे। और यदि इनकी खाल और भी मोटी होगी तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है कि 2024 में व्यवस्था को बदला जाए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सुराज भाई।